इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइया ने धर्मवीर भाई और गिरधारी भाई की राम राम। धर्मवीर भाई जी, गिरधारी भाई, कार्यक्रम किसान वाणी, और जिस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है कि हम किसान साथियों को वो सब जानकारी दे सकें जो उनके समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है जी। तो आज सीधी सी बात बताऊँ आपने मैं न्यू कहना पूछना चाहूँ आपने कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये किसान के विकास में किस तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं? सवाल तो आपका बहुत वाजिब है गिरधारी भाई, पर इस सवाल का जवाब अगर आपने एक ऐसी शख्सियत दिवा दें कि किसान भाई भी सुन लें कि भी कृषि विश्वविद्यालयों का असल में योगदान क्या है। बिल्कुल सुनाओ ना फिर। तो ये बातचीत हमने करी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज से। अच्छा। और विषय हमने यही रखा था कि जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार है उसका कृषि के विकास में क्या योगदान है। फिर तो बात सबने सुनाओ। सुना फिर। बिल्कुल सुनो जी। फिर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का कृषि के विकास में योगदान, इस विषय पे बातचीत के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर BR कंबोज जी को। आप माननीय कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या कुछ गतिविधियां यूनिवर्सिटी के लेवल पे की जा रही हैं आपके मार्गदर्शन में, तो कृपया उनके बारे में प्रकाश डालें। धर्मवीर भाई, आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से अपने किसान भाइयों को संबोधित कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, उसने अभूतपूर्व योगदान दिया है हमारे कृषि के विकास में, और ये संभव हो पाया है हमारी राज्य सरकार, भारत सरकार एवं जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है उनके सहयोग से। क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में हम पठन पाठन यानी कि बच्चों को पढ़ाने का कार्य जी, अनुसंधान गतिविधि जी और विस्तार गतिविधियों को मुख्य रूप से लेकर चलते हैं। और कृषि से जुड़े हुए जितने भी हमारे महाविद्यालय हैं, जैसे कृषि का महाविद्यालय है, कृषि अभियांत्रिकी यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है जी, उसके बाद बेसिक साइंस कॉलेज है, वहाँ भी साथ में अभी हमने मत्स्य पालन का नया महाविद्यालय भी शुरू किया है। साथ में हम लोग मैनेजमेंट का कॉलेज और जो बायोटेक्नोलॉजी का कॉलेज है उसको भी शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार से विश्वविद्यालय जो है कृषि, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, इनके अंदर पठन पाठन का कार्य करता है। साथ में क्योंकि हम अनुसंधान का कार्य भी करते हैं, और जितना भी चाहे वो हमारी फसलें हैं, हमारी बागवानी की फसलें हैं या सब्जियों की फसलें हैं, इसमें जितना भी शोध हुआ है उससे लगभग 265 किस्में कृषि विश्वविद्यालय ने अब तक ईजाद की हैं। और इनके अंदर फसलें, बागवानी एवं सब्जियों की जो किस्में हैं वो भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने योगदान दिया है हरियाणा की तरक्की में। और इसी के तहत यदि हम शिक्षा की बात करें तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय न एशिया स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है।
और इसको निरंतर हम आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के सहयोग से, भारतीय कृषि अनुसंधान के सहयोग से इसको निरंतर आगे बढ़ाने में प्रयासरत है। और इसी के तहत हमने अपने छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो पहुंच पाए और उनका जो कार्यशैली हो या उनका जो ज्ञान हो या जो लैब से उनका एक्सपोजर हो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, उसके लिए 25 देशों के साथ हमने MOU साइन किया है, ताकि वहाँ पे हम अपने वैज्ञानिकों को, अपने छात्रों को आपस में जो भी ज्ञान संबंधी, रिसर्च संबंधित या पठन पाठन संबंधित एक्सपोजर दे सकें। और हमारे जो छात्र हैं इन देशों में जो है हम कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। इस पूरे ज्ञान में, अनुसंधान से जो भी तकनीक हम उत्पन्न होती है, निश्चित रूप से यदि वो किसान तक ना पहुँचे तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है जी। और इसी के लिए कृषि विश्वविद्यालय में जो भी अनुसंधान होता है जी, उसको किसानों तक पहुंचाया जाता है। पहले हम कृषि ज्ञान केंद्र के माध्यम से पहुंचाते थे जी, और अब वो नाम बदलकर कृषि विज्ञान केंद्र कर दिया गया है। और कृषि ज्ञान केंद्र और विज्ञान केंद्र में बस इतना सा फर्क है, कृषि ज्ञान केंद्र में केवल हम ज्ञान देते थे, जी, जी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे पास हर जिले में 50 एकड़ भूमि भी है, जहाँ पे उसको हम पहले टेस्ट करते हैं जी, 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 तकनीक को और फिर उसको किसानों के खेत तक पहुंचाते हैं। तो हम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से अपनी विस्तार गतिविधि को भी चलाते हैं, ताकि जो तकनीक, जो किस्म, जो भी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुसंधान से निकाला गया है वो किसान के खेत पे उसका प्रदर्शन करते हुए उनकी उत्पादकता व अंत में उनके शुद्ध लाभ को बढ़ाया जा सके। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। आपने बताया डॉक्टर साहब कि जो ये कृषि विज्ञान केंद्र हैं पहले ज्ञान केंद्र कहलाते थे और अब विज्ञान केंद्र बन गए, क्योंकि तकनीक का ज्ञान देना शुरू कर दिया। और ये जो जिला स्तर पे है डॉक्टर साहब, हर जिले पे है? हाँ, ये हर जिला स्तर पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से कुछ चौधरी चरण हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ही उनमें सारी ग्रांट हरियाणा सरकार से आती है जी। तो 14 कृषि विज्ञान केंद्र जी, वो भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा उनकी जो ग्रांट है वहाँ से आती है। लेकिन हर जिले में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो है अब। जी डॉक्टर साहब, तो इन कृषि विज्ञान केंद्रों को हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा रूप हर जिला स्तर पे आपने स्थापित कर दिया। तो एक और बात जहन में उठती है डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि 265 किस्मों को अभी तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने इजाद किया है, अनुसंधान किया है, और ये अनुसंधान का कार्य तो लगातार जारी ही होगा डॉक्टर साहब? हाँ, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्रों की यही एक बहुत बड़ी सुंदरता है कि हम कृषि विज्ञान केंद्र जो है, हरियाणा सरकार का जो कृषि विभाग है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वह देश में कृषि से जुड़े हुए जितने अन्य हमारे शोध केंद्र हैं या पढ़ाई के केंद्र हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ मिलते हुए ही हम कार्य करते हैं। और वो जो कार्य है उससे हमें जो किसान के खेत पे समस्या आई, उस समस्या को वापस विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाता है, उस पे शोध किया जाता है। भाई ये समस्या क्यों आई? साल में 2 बार कृषि विभाग के साथ मिलके हम वर्कशॉप का आयोजन करते हैं, जिसमें उस समस्या के समाधान के लिए अनुमोदन किया जाता है, हमारी पैकेज एंड प्रैक्टिस तैयार की जाती है और उन समग्र सिफारिशों के आधार पर ही किसान जो है अपने खेतों में खेती का कार्य करते हैं। एक और बात डॉक्टर साहब जहन में उठती है, किसानों की एक आदत है कि हर साल किसान आता है और पूछता है जी कोई नई किस्म हो तो बताओ। तो हमारा सवाल ये है आपसे कि आप किसान भाइयों को बताएं कि एक किस्म को अनुसंधान करने में कितना समय लगता है, कितने साल लगते हैं और कितने सालों के बाद एक किस्म अनुसंधान के बाद किसान के हाथ तक पहुंचती है? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से इसका मैं धर्मवीर भाई बताऊंगा। उनका सवाल ये ठीक है जी, क्योंकि जितना भी कृषि के क्षेत्र में यदि हम उत्पादन की बात करें
तो किस्मों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। जी इसीलिए किसान किस्म की बात करता है। लेकिन आज का जो समय है वो जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो बात की गई है कि हम अपने संसाधनों का संचय करें, जी और जिसमें उन्होंने हर खेत स्वस्थ खेत, मेरा पानी मेरी विरासत जी और कृषि विविधीकरण जैसे मुख्य मुद्दों को उठाया भी है जी कि हमें पैदा भी करना है लेकिन अपने संसाधनों को संचित भी करना है, वो भी अति आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर किस्मों के साथ साथ हमें जो अपनी दूसरी तकनीकें हैं, समग्र सिफारिशें हैं, उनका समन्वय भी करना पड़ेगा ताकि हम पैदावार को ज़्यादा ले पाएं। निश्चित रूप से एक नई किस्म निकालने में कई 8 से 10 साल कम से कम लगते जी। हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक वैज्ञानिक का पूरा जीवन किस्म निकालने में लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसान जो आज के दिन हमने इस शोध को थोड़ा तेज भी किया है और हम हर साल जो है प्रयास करते हैं। जैसे इस बार हमने गेहूं की WH 1270 एक नई किस्म निकाली है। ये लेट में है कि आगे ये की है? समय की बिजाई के लिए है जी। लेकिन इसकी जो पैदावार है वो 80 मण प्रति एकड़ तक जो है ली जा सकती है। तो ये शोध चलता रहता है। इसी प्रकार मूंग में हमने 2 किस्में जिनका के क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, पूरे भारतवर्ष में MH 421 जी। मूंग हरियाणा 421 जी। और मूंग हरियाणा 1142 मूंग ये हरियाणा 2 किस्में जो है अभी निकाली हैं। जी। और इसी प्रकार गन्ने में भी इस बार हम COH 160 जो हमारी किस्म है वो भी शायद अनुमोदित कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम यदि राय की बात करें तो उसके अंदर भी RH 725 हमारी जो किस्म है वो भी निकल के आई है। तो हर फसल में हम यदि बाजरा की बात करें जी तो हमारी एक किस्म HHB 67 इम्प्रूव्ड के नाम से है, जी 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 और उस वैरायटी को जो है वो पूरे भारतवर्ष में इवन क्योंकि वो कम दिनों में पक के तैयार होती है जी तो वंडर वैरायटी के नाम से वो प्रसिद्ध हुई है। जी जी तो विश्वविद्यालय ने कुछ ऐसी चीजें दी हैं, जैसे यदि मैं बागवानी में बात करूं जी तो हिसार सफेदा और हिसार सुरखा जो अमरूद। ऐसी किस्में हैं अमरूद की ये जी जी कि ये मतलब आज के दिन लगाएं तो बहुत अच्छी किस्मों में इनको गिना जाता है और काफी क्षेत्रफल के अंदर अब ये किस्में उगाई जाती हैं। जी डॉक्टर साहब तो न केवल एक किस्म में, और अभी शोध की बात हुई कि स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी जमीन का स्वास्थ्य भी, मनुष्य का स्वास्थ्य भी, वातावरण भी। तो अभी जो कार्य चल रहा है वो बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ को, और भिवानी के अंदर माननीय कृषि मंत्री डॉक्टर दलाल जी के प्रयासों से एक हम संस्थान भी वहाँ खोलने जा रहे हैं जी। जिस पे कार्य होगा कि हम क्या जो लोहा, जिंक, इनके अंदर दाने के अंदर ज़्यादा जिंक और आयरन हो, इस तरह की किस्में वहाँ पे ईजाद की जाएंगी और उन पे शोध कार्य किया जाएगा ताकि वो हमें मानव शरीर को भी जो एक मुख्य समस्या है न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की जी, जी। वहाँ से भी पूरी हो सके। और ज़मीन के अंदर भी जैसा मैंने बात कही कि भाई हर खेत स्वस्थ खेत, तो उसके अंदर हम यदि खाद डालना भी पड़े तो वो मिट्टी परीक्षण के आधार पे डालना, मिट्टी परीक्षण के आधार पे होना चाहिए। और साथ में हम जो भी खाली समय बचता है जी उसमें कोई ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, हरी फसल की काश्त कर सकते हैं, या हमारा जो फसल चक्कर है जी उसमें बीच में एक दाल वाली फसल को यदि लेके आएंगे तो जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारी जो पैदावार है फसलों की वो भी बढ़ेगी। और इसी के तहत क्योंकि धान गेहूं इसमें कोई शक की बात नहीं है, मुख्य फसलें रहीं खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, लेकिन आज समय आ चुका है कि हम लोगों को थोड़ा सा इस फसल चक्कर की तरफ अपना ध्यान हटा के हमारी ज़मीन को, पानी को, वातावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रफल हमें जो हमारी परंपरागत फसलें होती थी। जी अब मैं जो मेरा बचपन था तो यहाँ पे ये यमुनानगर, अम्बाला, इवन कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानी, ये सब मक्की का एरिया गिना जाता था। जी 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 और मक्का आज के दिन हमारे पास जो किस्में हैं बड़े आराम से 60 मन वो पैदावार दे देती है। 90% पानी बचता है। जी जी सरकार ने उसको देने के लिए, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा उसका जो है स्पोर्ट प्राइस भी रखा है,
और उसके खरीदने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक कहा है कि हर फसल को जो हम विविधीकरण में लेके आएंगे, चाहे वो दाल वाली फसलें हैं, चाहे दूसरी फसलें हैं, मक्का है, इवन मूंगफली के लिए उन्होंने कहा है, जी। तो तेल वाली फसलें, दाल वाली फसलें और मक्का, इन फसलों को खरीदने का भी जो है पूरा पिछली बार भी जो है वो सरकार के द्वारा किया गया था और इस बार भी इस तरह का प्रयास है ताकि इन फसलों की तरफ किसान आकर्षित हों, हम इनको खरीदें और अंततः मकसद एक ही है कि किसान की आय बढ़े। किसान की आय बढ़े। डॉक्टर साहब, कितनी अच्छी बात है और कितनी अच्छी सोच है, और इस सोच के पीछे स्वास्थ्य की भी भावना है कि क्योंकि वैसे तो कहते हैं कि ये जो दशक चला है ये है ही स्वास्थ्य के नाम, चाहे वो फसलों का स्वास्थ्य हो, जमीन का स्वास्थ्य हो, जल का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो और इस धरती पर रहने वाले जीवों का स्वास्थ्य हो। तो लेकिन जहाँ तक बात है स्वास्थ्य की, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि स्वास्थ्य जमीन का भी चाहिए, स्वास्थ्य हमें मतलब पर्यावरण का भी चाहिए, और जल भी प्रदूषित ना हो, पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो। तो इस दिशा में डॉक्टर साहब एक विश्वविद्यालय के स्तर पे जो प्रयास हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी डॉक्टर साहब कुछ बताएं। ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हम वातावरण प्रबंधन की जब मैंने किस विविधीकरण की बात की तो ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है कि जब हम धान के स्थान पर मक्का उगाने की बात करते हैं जी जी, तो निश्चित रूप से 90% मेरा पानी बचता है। जहाँ तक जो उसके अवशेष हैं उसको मैं पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ। धान के पुराल को मुझे आग लगाना पड़ता, यानी फसलों का जो अवशेष हैं उनका प्रबंधन हो जाए। उनका प्रबंधन अति आवश्यक है। और वो जो पुराल का प्रबंधन है जी, क्योंकि लोग उसको ना जलाएं, उसके लिए अब मशीनीकरण कर दिया गया है। आज के दिन हमारे पास ऐसी मशीनें हैं कि उस पुराल को खेत में रखते हुए ही हम बिजाई कर सकते हैं अगली फसल की, बिना किसी बाधा के, जहाँ पे लगभग हम 45 लीटर डीजल प्रति एकड़ बचत कर सकते हैं। पर एक बात है डॉक्टर साहब, किसान जो हैं वो पता नहीं क्यों फसल अवशेष प्रबंधन के ऊपर सरकार का भी जोर है, विश्वविद्यालय स्तर पे भी जोर है, समझाने में भी कोई कमी नहीं, लेकिन जिस तरीके के नतीजे धरती पे आने चाहिए डॉक्टर साहब वो अभी भी आने शेष हैं। हाँ, ये धर्मवीर भाई आपका अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है और उस पर हम कार्य भी कर रहे हैं कि जो समय है धान कटने के और गेहूं बोने के बीच में वो काफ़ी कम है जी। दूसरी जो बात है, जितना भी हम खास तौर से धान का जो अवशेष होता है उसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है जी जी, जो गलने में भी समय लेता है और उसको यदि हम खेत में जुताई करें उसमें भी समय लगता है। अब इस तरह की किस्में भी हम निकालने, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि जिसमें सिलिका का कंटेंट कम हो जी। वो तो शोध क्षेत्र की बात है जी जी, साथ में जब कोई भी तकनीक नई होती है किसान के लिए जी। बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो साफ खेत को देखना आज तक वो बिजाई करता आया, हाँ जी, हाँ जी। पूर्वजों ने भी ऐसा ही किया, हाँ जी, हाँ जी। तो हम भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल में ये बदलाव आए। इसके साथ साथ अभी जो कुछ तकनीकें ऐसी हैं जी कि किसान दूसरी बात ये भी चाहता है कि उसको यदि पैसा मिले, अवशेष यदि उसका बिक पाएगा, जी जी जी, और उसके लिए आज के दिन हम धान से जो है बिजली बनाने का संयंत्रों की तरफ भी जोर है ताकि किसान को उससे पैसा मिले जी। और जिस दिन उसको पैसा मिलेगा तो वो बात हो जाएगी। हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो खेत से पैदा हो रहा है उसमें जो अनाज है वो तो मैं अपने जरूरत के लिए प्रयोग करूं, लेकिन बाकी जो हिस्सा है वो खेत का है, खेत का, तभी खेत का स्वास्थ्य ठीक रह पाएगा। बिल्कुल ठीक, इसलिए उसको गला के वापिस डालना जरूरी है। खेत से बाहर लेके जाना वो कोई बहुत अच्छी तकनीक नहीं है, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि वो खेत में ही रहे, वहीं पे गले तो वो जमीन के तापमान को ठीक रखेगा जी। जब वो गलेगा तो खाद देगा, अधिक गर्मी में झोला ना निकले गेहूं की फसल में उसका भी काम करेगा, और जब ज्यादा सर्दी होगी फसल पीली ना पड़े तो जमीन की सतह पे रह के उसको जो सामान्य खाद्य आपूर्ति है यानी कि रासायनिक जो खाद वो प्राप्त करता है जमीन से उनका संतुलन बन रहे, ये सब कार्य अवशेष करते हैं। इसलिए
खेत की मिट्टी खेत में और खेत का अवशेष खेत में, इस बात को भी हमें चरितार्थ करना चाहिए, जी। तभी हम अपनी जमीन को बचा सकते हैं। सही कहा डॉक्टर साहब। कोई भी हम देखते हैं जो बीज होता है, बीज के ऊपर खोल होता है, तो जो ये अवशेष हैं ये तो जमीन के खोल हैं, जमीन की रक्षा करने के लिए हैं। तो हम इनको अगर खराब करेंगे, व्यर्थ करेंगे, तो किसान भाइयों का ही नुकसान है, जमीन का ही नुकसान है। तो अब डॉक्टर साहब चलते चलते आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से एक ही बात कहूँगा कि हम अपनी पीढ़ियों को जिस प्रकार से हम खुशहाल रहे हैं, हम अच्छी ज़मीन दे के जाएँ, अच्छा पानी दे के जाएँ, अच्छा वातावरण दे के जाएँ, और वो तभी संभव है कि जब हम इस बदलते युग में हमें पैदावार और लाभ तो लेना ही लेना है, साथ में अपने जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको भी संचित करना है। सरकार, विश्वविद्यालय, किसान और समाज के सभी अंग मिलकर इस तरफ ध्यान देंगे और हम अपने भविष्य को जो है वो सुरक्षित करेंगे। ऐसा ही मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा। तो डॉक्टर B.R. कंबोज जी, आपने बेशकीमती जानकारी साझा की है। किसान भाई वो इनसे फ़ायदा भी उठाएंगे, ऐसी हमने उम्मीद है। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रणबीर भाई। गिरधारी भाई, जी धर्मवीर भाई, कोई तसल्ली? बिल्कुल, ये तो मतलब पूरा पेटा सा भर गया। पूरा पेट्टा भर गया। तो फिर अब आपने क्यों ना एक लोकगीत सुनवा दें? हाँ, तो और मजा आ जाएगा। है कि नहीं? बिल्कुल। वो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मज़ा और दुगना हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो लो सुनाइए लोकगीत। मेरा नौ डांडी का बीज, हाजी मेरा नौ डांडी
बीजना जन बाजे बीजना। रणबीर भाई जी। बीजना तो बाजा है, लेकिन ये बीजना कल ना बाजेगा नहीं बाजेगा, मौसम बता दो। कल का मौसम की अगर आपने बात करी है ना, तो कल अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है गिरधारी भाई। तो बीजना बजाना पड़ेगा। और न्यूनतम तापमान रह सके 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा। और इसके अलावा जो नु बताओ कुछ पशुओं के बारे में भी बता दो, दो बात। पशुओं के बारे में जो अपन बैठे बात करे थे नहीं, वो भाई पूछा वो लंगड़ी रोग के है। हाँ हाँ आज बता दियो लंगड़ी रोग के। बताइयो। ये लंगड़ी रोग है नहीं, ऐसा है कि डांगर ने 43 घंटे में चलता कर दे। ओहो। बात यू आवा के तोड़ता है जी। जो धरती में जीवाणु है ना, उनता आ जाइयो धरती में जीवाणुओं से। हाँ, और खासकर जो चारा है उसके माध्यम से डांगरा में आ जाइयो। मतलब पशु लंगड़ा के चले। हाँ। पर इसका इलाज के वो तो आवांगे जी। इससे कि मांसपेशी में रोग फैल लगा, पशु लंगड़ा जाएगा, ध्यान नहीं दिया 48 घंटे में मर जाएगा। ओहो। तो जब भी आपने ऐसा लक्षण खाई दे, पहले तो उस डांगर ने दूर कर दो, बाकी आते स्वस्थ पशुओं से दूर कर दो एकदम कर दो जी। इसका टिक्का भी आवा है, आप टिक्का लगवाओ। वो तो पहले ही लगवा लेना चाहिए गिरधारी भाई। बिल्कुल पहले लगवाना जी। चाहिए, लेकिन उसमें भी आप एकदम से जो है अपने चिकित्सक से मिलके इसका टिक्का लगा लो, क्योंकि इसमें एक ना एंटी सीरम का प्रयोग करना पड़ा है। अच्छा। उसका प्रयोग करो। एक पेंसिलिन का भी प्रयोग करना पड़ा है, टिक्का लगाना पड़ा है जी। वो लगा लो। तो ये कुछ टिक्के हैं, वो लगा के ऐसे जो है प्रयोग करो। और साथ में जहाँ आपने लगा कि वो कुछ घाव है, कुछ ऐसा उठा, फिनाइल तय, चुन्नी तय या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके या लाल दवाई का प्रयोग करके आप उसने है बीमारी तय अपने डांगर ने बचा सकें। और फिर भी ज्यादा जानकारी के लिए पशु चिकित्सक के एकदम से संपर्क में आ जाए पशुपालक भाई। हाँ, कोई क्यों जी? लापरवाही ना बरते हैं। लापरवाही ना बरते इसमें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गले आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और धर्मवीर भाई की राम राम।